वेरी वेरी गुड मॉर्निंग श्याम वाली। स्वागत है आप सबका आपके क्लास में। आज हम बात करने चल रहे हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे गोथिक नॉवेल्स की टीजीटी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जितना सिलेबस आपको टीजीटी के लिए मैंने कवर करा दिया है, अब आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होना है। आपका अब सिर्फ एक काम है और वो है प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा लीजिए, DSSB के, टीजीटी के भी और पीजीटी के भी, और उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालिए। जितना प्रैक्टिस कर डालोगे उतना ही एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो जाएगा। लिटरेचर का सेगमेंट आज मैं आपका कंप्लीट कर दूंगा। बाकी क्लासेस जो अब हुआ करेंगी उनमें हम प्रैक्टिस पर ही फोकस किया करेंगे, प्रैक्टिस किया करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछते रहेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की अगर हम एज की बात करें, सैमुअल जॉनसन के एज की नहीं, हमें आज डॉक्टर जॉनसन की ही बात करनी है। स्वाति कश्यप जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सैमुअल जॉनसन, इनको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहा जाता है और इनके एज को एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन कहा जाता है। डॉक्टर जॉनसन वॉज बॉर्न इन 1709 and he died in 1884. This is the time period of Samuel Johnson. Age of sensibility या एज ऑफ जॉनसन के रूप में इनका एज जाना जाता है। इनके पहले का जो 100 साल पहले का एज था, एंटी सेंसिबिलिटी के नाम से जाना जाता था और जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स हुआ करते थे वो एंटी सेंसिबिलिटी की कॉमेडीज हुआ करती थी, आर्टिफिशियल कॉमेडीज हुआ करती थी। और यहाँ पर जो एज है वो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है और उस एज ऑफ सेंसिबिलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट राइटर है वो खुद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, जिनको लिटरेरी डिक्टेटर कहा जाता है। इनको लिटरेरी डिक्टेटर कहा जाता है, साहित्य के ये डिक्टेटर हैं। डिक्टेटर का मतलब तो आप समझ रहे हो कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन वाज अ पोएट, ही वाज एन एसेइस्ट, ही वाज अ बायोग्राफर, ही वाज अ लेक्सिकोग्राफर, he was a dramatist and he was a novelist. Means he tried his hand in each genre of literature prevalent in his time. हर जगह इन्होंने अपना हाथ आजमाया, क्रिटिसिज्म में भी और क्रिटिसिज्म के साथ साथ पोएट्री में भी, प्रोज में भी, एसेस में भी, बायोग्राफी में भी और यहाँ तक कि डिक्शनरी में भी इन्होंने काम किया है। और इनकी खुद डिक्शनरी ही एक आई थी 1755 में, जिसको जॉनसन्स डिक्शनरी कहा जाता है। राइट, बायोग्राफी में इन्होंने 52 पोएट्स की बायोग्राफी लिखी थी अंडर द टाइटल द लाइव्स ऑफ एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। राइट, तो अपने एज के जो इनके कंटेम्प्रेरी पोएट्स थे उनको डेथ के अकॉर्डिंग इन्होंने उसमें अरेंज कर दिया था और पूरी बायोग्राफी तैयार हो गई थी। क्रिटिसिज्म में इन्होंने शेक्सपियर के प्लेस को एडिट किया और उसका एक प्रीफेस लिखा था जिसको प्रीफेस टू शेक्सपियर कहा जाता है। और प्रीफेस टू शेक्सपियर में इन्होंने शेक्सपियर को इवेल्युएट किया, उनको अप्रिशिएट करने के साथ साथ उनका जो है क्रिटिसाइज किया, उनका पूरा क्रिटिसिज्म भी इन्होंने किया था। और ये वही व्यक्ति है जिन्होंने जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहा था। राइट, ये खुद ही लिटरेरी चीजें इनके जीन में थी। ही वॉज द सन ऑफ अ बुक सेलर। राइट, 18th सेंचुरी में एक बुक सेलर के जो है बेटे थे, बट ओइंग टू प्रॉपर्टी लेफ्ट द यूनिवर्सिटी
After a year or so without a degree, he married a widow some 20 years older than himself and tried school mastering for a time but didn't succeed. His he had a certain defects as well, और उस certain defects में bad eyesight, glandular swellings and convulsive movements, together with his irritable temper, clumsy manners and proneness to melancholy and indolence were serious handicaps. In 1737, he went to London, where he remained for the rest of his life. All that is known for certain of his early life is London is that he had to struggle hard for a living and endured acute poverty. Ji Geeta Giri, good evening, sir. Thank you for conducting the value creating classes. I have gone through Victorian videos, modern and Indian. You will be taking now. मॉडर्न एंड इंडियन के भी वीडियोस आपको मिले होंगे वहां पर गीता गिरी जी. इंडियन राइटर्स के भी वीडियोस हैं वहां पर और मॉडर्न राइटर्स के भी वीडियोस हैं. उसमें जो भी इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं वो सारे करा दिए हैं. ठीक है, कोई टेंशन वाली बात आपको बिल्कुल नहीं है. और बाकी जो छूटे हैं वो आपको प्रैक्टिस में कवर कराने की कोशिश करूंगा. क्लियर. आइए डॉक्टर जॉनसन के सबसे पहले बात करते हैं उनकी डिक्शनरी की. क्लियर है, उनकी डिक्शनरी जिसको आप जॉनसन्स डिक्शनरी कहते हो. Johnson's dictionary was not only a dictionary, but it was the agglomeration of thousands of quotations taken from a number of classical texts. जॉनसन ने क्लासिकल टेक्स्ट से बहुत सारी चीजें बारो किया और इनकी डिक्शनरी का नाम था अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. A dictionary of the English language published in 1755. राइट, इसी को जॉनसन्स डिक्शनरी भी कहा जाता है. और एक्चुअली देयर वाज डिससैटिस्फैक्शन विद द डिक्शनरीज ऑफ द पीरियड. सो इन जून 1746 a group of London booksellers contacted Dr. Samuel Johnson and requested him to compile a dictionary, and for this Dr. Johnson was paid 1500 pound, and 1500 pound in today's words अगर कहा जाए तो वो मिलियन में अभी प्रूव हो जाएगा. राइट, इक्विवेलेंट टू अबाउट 2,50,000 पाउंड आज के जमाने में. और इन्होंने उस डिक्शनरी को 1750 में काउंट किया, आज जो है कंप्लीट किया. और अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी. अब ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी कब कंप्लीट हुई थी? 173 ईयर्स लेटर. अब 173 ईयर्स लेटर आप अगर इसमें जोड़ दें तो 1928 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पहली बार पब्लिश हुई. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए. और 1928 में डिक्शनरी पब्लिश होती है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, और तब तक 173 ईयर्स तक डॉक्टर जॉनसन की डिक्शनरी ही चारों तरफ छाई रही. डॉक्टर जॉनसन ही छाए रहे. एज अ रेफरेंस बुक के रूप में इस डिक्शनरी का यूज किया जाता रहा. क्लियर है. तो बस बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है जानने की, जो भी आपके काम की चीजें हैं वो आपको लगे हाथ बताते चलता हूं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये किस लिए जाने जाते हैं इसकी बात भी हमने अभी आपको बताया. ये जाने जाते हैं अपने बुक के लिए जिसका नाम था क्या? लाइव्स ऑफ द एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स. जी मंजू विश्वकर्मा जी गुड मॉर्निंग. रेणु यादव जी को भी गुड इवनिंग. जी श्वेता थैंक यू सो मच. आई एम वेरी मच फाइन. क्या बताने जा रहा था?
The lives of the most eminent English poets. The lives of the most eminent English poets written between 1779 and 1781. 1779 and 1781. And this is the first example in literary criticism. पहला एग्जाम्पल है ये बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म का. बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म का ये सबसे पहला एग्जाम्पल है. और इस लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स में इन्होंने 52 पोएट्स की बायोग्राफीज लिखी है. और वो 52 पोएट्स की जो बायोग्राफी है, इट इज अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ द डेथ ऑफ द पोएट्स. It is arranged in the order of the death of the poets. राइट, डेथ के उनके ऑर्डर में अरेंज है. जनरली होता ही है कि हम बर्थ के हिसाब से अरेंज करते हैं, पहले कौन पैदा हुआ फिर कौन फिर कौन. और इन्होंने क्या किया कि पहले किसकी डेथ हुई और फिर उसके बाद किसकी हुई, उसके बाद किसकी हुई, डेथ के ऑर्डर में इसको इन्होंने अरेंज कर दिया था 52 पोएट्स की बायोग्राफी को. राइट, और उस 52 पोएट्स की जो बायोग्राफी थी उसमें जो इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज थी उसमें लाइफ ऑफ मिल्टन थी. लाइफ ऑफ मिल्टन के अलावा रिचर्ड सैवेज की थी. लाइफ ऑफ जो है थॉमस ग्रे की थी. लाइफ ऑफ अब्राहम कुले की थी. सैमुअल बटलर की थी. एडमंड वालर की थी. और थॉमस पर्नेल की थी. विलियम कॉन्ग्रीव की थी. थॉमस याल्डन की थी. राइट, ये सब इंपॉर्टेंट लाइव्स हैं जिसके बारे में उन्होंने यहाँ पे लिखा था. जी गीता, all are mixing in mind, so there are lots of writers and their work. जी, ये तो बिल्कुल सही है कि there are lots of writers and lot of works, तो मिक्सिंग तो होना बट ऑब्वियस है गीता जी. इसीलिए कहता हूँ कि आप जो है खूब सारी प्रैक्टिस करिए, तो जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही मिक्सिंग अप जो है वो खत्म हो जाएगा. क्लियर. तो इंपॉर्टेंट लाइव्स में लाइफ ऑफ मिल्टन, लाइफ ऑफ अब्राहम कुली. और लाइफ ऑफ अब्राहम कुली में ही उन्होंने मेटाफिजिक्स जो है मेटाफिजिकल पोएट्स टर्म भी क्वाइन किया था, ये भी आप जान लीजिए. लाइफ ऑफ अब्राहम कुली में उन्होंने इसी लाइफ में उन्होंने द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स कॉइन किया था. मेटाफिजिकल पोएट्स टर्म किसने कॉइन किया था? मेटाफिजिकल टर्म्स कॉइन किया था मिस्टर सैमुअल जॉनसन ने. जी श्वेता जी, अब बिल्कुल खिचड़ी नहीं होगा, अब तो पढ़ाऊंगा ही नहीं. अब पढ़ाना बंद कर दूंगा तो खिचड़ी होना बंद हो जाएगा. और इसलिए जो है जैसे आज आप सैमुअल जॉनसन को पढ़ ले रहे हो, आज आप गूगल पे भी करिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन आस्क्ड इन यूजीसी या आस्क्ड इन पीजीटी, इस टाइप से डालिएगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. और वही क्वेश्चंस ही एकमात्र माध्यम है अच्छी प्रिपरेशन का. थ्योरी उतना मैटर नहीं करती जितना मैटर प्रैक्टिस करता है. जी शालू, रियली कंफ्यूज्ड एंड स्केर्ड फॉर पेपर.
अगर इतना स्केरी हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा बेटा। हाँ, डोंट बी स्केरी, डर के आगे जीत है। सर माइग्रेन भी स्टार्ट हो जाता है मुझे तो लिटरेचर पढ़ने से, तो लिटरेचर पढ़ना पढ़ाना बंद कर दिया जाए या तो आपका माइग्रेन भी सही हो जाएगा। जी शिवानी जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। माइग्रेन की तो यही दवा है कि अगर पढ़ाई से माइग्रेन होता है तो पढ़ाई बंद, है ना। नहीं, पढ़ाई बंद करके कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, थोड़ा सा फोकस करिए और चीजों के बारे में पढ़िए, खूब पढ़ते रहिए। देखिए नौकरी तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से ही मिलेगी, न तो कंफ्यूज होने से नौकरी मिलने वाली है, और न तो माइग्रेन होने से नौकरी मिलने वाली है, न तो आईसाइट के वीक होने से नौकरी मिलने वाली है। फाइनली वी हैव टू वर्क, विदाउट वर्क नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो अगर आपको वर्क करना ही है तो सही डायरेक्शन में थोड़े दिन वर्क कर लीजिए, ज्यादा दिन पेपर का बचा नहीं है, बट मैक्सिमम अब आपके पास 25 डेज है, और 25 डेज मुझे नहीं लगता कि काम नहीं किया जा सकता। मैं आपको मोटिवेट करने जो आता रहूंगा, आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। खूब सारा आपको मोटिवेशन मिलेगा, खूब सारी आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, और मैं प्रैक्टिस की भी कुछ व्यवस्था करवाता हूँ आपकी, उस पर भी कंसंट्रेट हम कर रहे हैं। आजी ज्योति साहू जी, जॉन डन की पोयम को मेटाफिजिकल पोयम्स कहा जाता है। यद्यपि अगर आप मेटाफिजिक्स टर्म की बात करें तो मेटाफिजिक्स टर्म क्वाइन किया था जॉन ड्राइडन ने, और जॉन ड्राइडन ने कहा था कि डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, और 100 साल पहले। और उसके 100 साल बाद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा, जो है इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स टर्म दिया, और बहुत ही डिरोगेटरी सेंस में इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया है। Sir, I didn't find any video on Shakespearean sonnet. Can you please guide us on that? जी definitely Geeta Giri ji, I'll see today and I'll request the technical team to get the video available for you. Sir, डॉक्टर ने भी कहा था कि I can't study but I am still doing study with पेन किलर। अरे बाप रे बाप, 25 डेज 25 पेपर करवा दीजिए। शालू जरा दे दीजिए मुझे 25 पेपर्स में 25 करा दूंगा, दीजिए जरा पेपर मुझे। देखिए आपके पास कितने पेपर है, मैं पूरे पेपर की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने लिटरेचर वाले सेक्शन की गारंटी ले रहा हूँ। मैं लिटरेचर वाला सेक्शन कराऊंगा, ग्रामर वाला सेक्शन तो दीपक सर आपको करा ही रहे हैं। 25 पेपर बनाने में भी तो टाइम लगेगा ना, कौन बनाएगा 25 पेपर्स, कितनी पीपीटीज बनेंगी। हाँ, और 25 पेपर करने से मतलब है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेने से मतलब है। मुझे तो लग रहा था कि इंपॉर्टेंट पेपर से ही आपका काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने थॉट्स है, अपने अपने आइडियाज हैं। चलिए इस बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म के बाद अगर हम बात करें तो उनका एक ट्राजिक प्ले आया था, और ट्राजिक प्ले का नाम था आयरीन। IRENE, आयरीन उनका एक ट्राजिक प्ले था, ट्रेजेडी थी उनकी, जिसे उन्होंने 1748 में परफॉर्म कराया था, और आपके पेपर में इस पर कभी भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है उसकी अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है उनकी द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, ये उनके सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है जो इन्होंने कब लिखा था। द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस उनकी सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है, और इसको उन्होंने 1749 में कंपोज किया था, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। राइट, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है कि द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस किसकी पोएम है। आप जवाब क्या लगाएंगे, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस पोएम है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की। इन्होंने जर्नल्स कई सारे निकाले, और उस जर्नल में जो सबसे खास जर्नल था उसका नाम था रैम्बलर, और रैम्बलर 1750 से
1752 के बीच पब्लिश हुआ था। द रैम्बलर वाज पब्लिश्ड बिटवीन 1750 and 1752. Right? Rambler was the name of the journal started by Dr. Samuel Johnson. Right? जिसको सैमुअल जॉनसन ने स्टार्ट किया था और सैमुअल जॉनसन ने उसको क्लोज भी कर दिया। 1765 में he brought out his long deferred edition of Shakespeare. Right? शेक्सपियर का एडिशन 1765 में, और उसी में प्रीफेस टू शेक्सपियर। और प्रीफेस टू शेक्सपियर में आई ऑल्सो टीच इन स्कूल, बट नाउ आई हैव बिकम योर फैन। यू आर ओशन ऑफ नॉलेज सर। थैंक यू गीता, थैंक यू सो मच, बट आई एम नॉट ओशन ऑफ नॉलेज, आई एम just a drop of the ocean. Right? Don't exaggerate. I know my limitations. I am very much limited. Right? बहुत ज़्यादा मुझे नहीं आता है, but जो भी आता है I try to convey. Right? The Vanity of Human Wishes, और फिर रैम्बलो, और फिर उनका प्रीफेस टू शेक्सपियर, उनका जो मच अवेटेड और लॉन्ग डिफर्ड एडिशन था शेक्सपियर का। और इस प्रोज टू शेक्सपियर, सॉरी प्रीफेस टू शेक्सपियर में ही नॉट ओनली डिफेंडेड बट ही आल्सो अटैक्ड विलियम शेक्सपियर। डिफेंड उन्होंने किस पर किया शेक्सपियर को? शेक्सपियर के मिक्सिंग ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी में। राइट? शेक्सपियर के बहुत सारे क्रिटिक्स हो गए थे उनकी डेथ के बाद, खास करके न्यू क्लासिकल पीरियड के फर्स्ट हाफ में, ड्राइडन के एज में, और लोग इस बात के खिलाफ थे कि ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों मिक्स होनी चाहिए। और ड्राइडन ने सैमुअल जॉनसन ने इस बात को डिफेंड किया कि आदमी की लाइफ में ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों होती हैं, और जब दोनों होती हैं तो दोनों को एक साथ जो है मिक्स किया जा सकता है। मतलब डिफेंस था शेक्सपियर पर। शेक्सपियर कर अटैक भी किया था जो है डॉक्टर जॉनसन ने, और शेक्सपियर के पन पर अटैक किया है डॉक्टर जॉनसन ने। शेक्सपियर पन का यूज बहुत करते हैं। पन क्या होता है? पन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, और पन का मतलब होता है टू प्ले ऑन वर्ड्स। प्ले ऑन वर्ड्स, वर्ड्स के साथ ही प्ले करना, खेलते रहना शब्दों के साथ। और पन को डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर के सेंस में डिफाइन करते हुए कहा है कि पेन क्या है? पन इनके लिए फैटल क्लियोपाट्रा है। क्लियोपाट्रा से तुलना किया है पन की, शेक्सपियर के पन की, और ये कहा कि जैसे मार्क एंटनी के लिए क्लियोपाट्रा है कि ही नोज दैट शी इज फैटल, और वही उसके डेथ का रीजन भी बनती है, वही हाल शेक्सपियर का भी है। शेक्सपियर के लिए पन जो है वो फैटल क्लियोपाट्रा की तरह है, और कहते हैं कि शेक्सपियर के साथ दिक्कत यह है कि वो कोई चीज बहुत बढ़िया से शुरू करते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ पन ही सकम्स, पन के लिए वो सरेंडर कर देते हैं। ही सीजेस टू बी गुड। क्लियर? ये पन की विशेषता है शेक्सपियर के, और उस पर अटैक किया है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। I want to learn many things from your side, Geeta. I always try to give the best that I know. Manjeet sir, can you tell me how many students are enrolled in our English literature batch? Manjeet, I don't have any idea about this. Ji Srishti, so he wrote the preface of first folio also, right? No Srishti, first folio was published in 1623, and Dr. Samuel Johnson was born in 1709. So how could we say that he wrote the preface to the first folio of Shakespeare? He was born almost 80 years after the publication of the first folio. He didn't write this, but he edited the plays of Shakespeare, and then he wrote the preface to that edition. Right? उसका preface उन्होंने लिखा था, उसको preface to Shakespeare कहा जाता है। क्लियर है सृष्टि जी? आई होप कि अब आपको समझ आ गया कि उस फर्स्ट एडिशन से इसके प्रीफेस का कोई मतलब नहीं था। हाँ, आप कंफ्यूज कहाँ हो रही हैं? कंफ्यूज वो बेन जॉनसन की एक्चुअली पोएम थी जो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुई थी। बेन जॉनसन की पोएम थी, उसका सैमुअल जॉनसन से कोई लेना देना नहीं है।
आप बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होइएगा। सैमुअल जॉनसन इज नोन फॉर डिक्शनरी, सैमुअल जॉनसन इज नोन फॉर शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म, एंड डॉक्टर जॉन जो वो थे बेन जॉनसन, बेन जॉनसन इज नोन फॉर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, एंड बेन जॉनसन इज नोन फॉर known as Shakespeare's friend, and he wrote a tribute on the death of Shakespeare. Right, tribute लिखा था उन्होंने शेक्सपियर को, and that poem was published, was added in the first folio of William Shakespeare. क्लियर है कि नहीं जी? कोई दिक्कत हो तो बताइए। It's okay, पूनम श्रीवास्तव जी, you didn't join late, you can recover all the points in the later video. एक इनकी पोयम थी, उसका नाम था लंदन। लंदन बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है, और लंदन के नाम से कई सारी पोएम्स भी हैं, ये भी नहीं कंफ्यूज होना है आपको। एक पोएम थी लंदन 1802, और वो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, और इनकी जो पोएम थी उसका नाम था लंदन, अ पोएम इन इमिटेशन ऑफ द थर्ड सटायर ऑफ जुवेनल। जुवेनल के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि जुवेनल एंड होरास ये दो लैटिन सटारिस्ट थे। होरास और जुवेनल, इन्हीं के सटायर्स आप हमेशा पढ़ते हैं। दिल्ली आए बिना भी प्रैक्टिस कराई जा सकती है SST। स्मार्ट बोर्ड तो हमारे पास नहीं है, ऐसा ही बोर्ड है, बट इस बोर्ड पर भी मैं प्रैक्टिस DP वालों को कराएंगे, और इस पर भी चीज चल जाती है, और आपको यही से प्रैक्टिस करा देंगे। दिल्ली में अभी नहीं आ पाएंगे, हमारे कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गया है और मुझे इसका इंचार्ज बना दिया गया, तो इसलिए मॉर्निंग की क्लास नहीं हो पाई, आज शाम की क्लास जो है। बट मैं बोलूँगा रोहित सर से कि कोई और जो है टीचर हायर करें, और ये प्रैक्टिस आपको यहाँ से जरूर करा देगा स्मार्ट बच्चों को स्मार्ट बोर्ड पर। The poem London was published in 1738, and in 1738 it was published anonymously. Right? Anonymously 1738 में पोयम छपी थी, and it quickly received critical praise, notably from Pope. This would be the second time that Pope praised one of Johnson's poems, the first being for Messiah, Johnson's Latin translation of Pope's poem. Pope इन्हीं के कंटेम्प्ररी थे, और अलेक्जेंडर पोप ने इनकी एक पोयम को अप्रिशिएट किया था। इनके दो पोएम को अप्रिशिएट किया, एक लंजन पोएम को किया था, और इसके पहले एक पोएम आई थी से उसका इन्होंने अप्रिशिएशन किया था, MESSIAH। ये एक पोएम थी। साउंड इज नॉट क्लियर, बजिंग साउंड है ना जी सर, वॉइस इज नॉट क्लियर। एक्चुअली लाइट अभी चली गई थी, इसलिए वॉइस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही होगी। आई होप कि अब वॉइस आ रही है, चेक करके बताइएगा। नेटवर्क इशू हो जाता है कभी कभी, और इससे वॉइस चली जाती है। एम आई ऑडिबल नाउ? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अब तक?
चेक कर लिया आप बताइए दोबारा से, चेक कर लिया मैंने। Is it fine now or there is issue? Just let me check. You are audible, but the thing is, disturbance is there. लाइट चली गई, हाँ हो सकता है इसलिए, बट ऐसा तो कभी होता नहीं था। चलिए बात कर रहा हूँ, वेट करिए 2-4 मिनट में मेरी लाइट आ जाएगी और फिर से आवाज आने लगेगी। जी कभी वॉइस इशू है, आई एम वाचिंग योर मैसेजेस। आवाज सब क्लियर नहीं जा रही, जरा देखिए तो ये तेरी क्या दिक्कत आ रही है, क्या देख सकते हैं। एक्चुअली एक दिन ऐसा और हुआ था, तो बाद में पता चला कि नेटवर्क इशू है, इसलिए नहीं क्लियर आ रही है। तो आज भी देखिए ऐसा कुछ हो गया था, अभी तक तो जा रही थी। नेटवर्क एक्चुअली बारिश हमारे यहाँ बहुत तेज होने लगी है ना। हाँ हेलो, आवाज़ तो आ रही है, अभी मैंने चेक किया अपने मोबाइल में, तो वो है थोड़ा इको आ रहा है, गड़गड़ाहट सी। तो ये पानी बहुत तेज बारिश हो रहा है, इसी वजह से हो सकता है। तो क्या पढ़ाऊँ जब आवाज़ ही नहीं क्लियर हो रही है। जैसे हमारा चलेगा, रोहित सर है कि नहीं? क्या हो गया मंजू? मैं जानता हूँ, क्या चाहता हूँ। Actually, it's raining very hard, and that's why because of the network issues, the class is being disturbed. क्या किसको क्या करना है बोलो? बारिश हो रही है और बारिश की वजह से नेटवर्क इशू है, और नेटवर्क इशू की वजह से आवाज क्लियर आपको नहीं आ रही है, तो फिर कल जो कंटिन्यू कर लेंगे यहीं से। कोई इशू हो तो बोलिए, खड़ा हूँ। नहीं आज लास्ट क्लास नहीं है भाई, आवाज नहीं आ रही अनीता जी, तो फिर कैसे कंटिन्यू किया जाए बताओ आप। सिंस देयर इज प्रॉब्लम इन वॉइस, हाउ डू यू नो हिम मंजू? जी जरूर, आज है रजनी जी, बारिश आपको भेजूंगा। क्लियर हो गया है, अरे वाह क्या बात है, बधाई हो, वॉइस क्लियर आ गई। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो किसकी बात हम कर रहे थे? हम इनके पोएम्स की बात कर रहे थे कि एक पोएम है लंजन, एक पोएम है द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस,
और एक पोएम है मेशिया, जो कि लैटिन पोएम है, 1712 में लिखी थी इसको अलेक्जेंडर पोप ने, और फिर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इसको ट्रांसलेट किया था। राइट, मेसिया 1712 में इज अ पोएम बाय अलेक्जेंडर पोप which Samuel Johnson translated into Latin in December 1728। क्लियर? तो ओरिजिनली ये पोएम इंग्लिश में थी और लैटिन में ट्रांसलेट हुई थी। लैटिन में इसको ट्रांसलेट किया था किसने? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। जी थैंक यू सो मच, वॉइस इज क्लियर नाउ, सो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। चलिए, वाओ ग्रेट, ठीक है। तो ये सारी जो है बातें थी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में, उनकी पोयम, उनकी नावल, एकमात्र जो उन्होंने नावल लिखी उस नावल के बारे में हमने आपको नहीं बताया। वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, उससे कभी क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, बट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आप जो है नावल का नाम जान लीजिए। वो नावल का नाम था द हिस्ट्री ऑफ रेसल्स। RASSELAS, The History of Rasses, Prince of Abyssinia। कभी भी आपके पेपर में ये आएगा नहीं। द हिस्ट्री ऑफ रसेल्स, प्रिंस ऑफ एबिसिनिया। सर मैंने क्रैश कोर्स में ज्वाइन किया है, इतने कम टाइम में कितना स्टडी करूं, प्लीज सजेस्ट। अनूप भाई आपने ज्वाइन ही किया है क्रैश कोर्स में, तो आप क्रैश कोर्स को ही अपना क्रश बना लीजिए, और अगर क्रैश कोर्स को क्रश बना लोगे तो आपका भला हो जाएगा। राइट, बिल्कुल पीछे ही पड़ जाइए सारी वीडियोस के, और सारी वीडियोस एक साथ वॉच कर डालिए, देख डालिए, तो आपका क्रैश कोर्स क्रश हो जाएगा। और अगर आप उस क्रैश कोर्स को क्रश नहीं बना पाए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। कम टाइम में आपको ज्यादा काम करना है, और जब कम टाइम में ज्यादा काम करना है तो यही तरीका है उसको करने का। ठीक है, चलिए अगले में हम आते हैं। जो दूसरी बात हमने कही थी कि आज इनके साथ एक और पॉइंट आपको करना है, और वो पॉइंट है जिसको हम गोथिक नावल के नाम से जानते हैं। राइट, गोथिक नावल के नाम से जिसको जानते हैं, आइए थोड़ी बहुत बात उस पर कर लेते हैं। लैटिन ट्रांसलेशन ईयर है 1728। ज्योति साहू जी, जी वीडियोस आर द मोस्ट वैल्यूएबल। मंजू, वीडियोस ही नहीं है वो, दे आर द स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दे आर द वेरी सिंबल ऑफ योर सक्सेस। क्या खुशबू जी, क्वेश्चन मुझे आपका दिख नहीं रहा है, आप मुझे प्लीज लिख करके भेज दे रही हैं। क्या प्लीज है भाई, बताइए तब तो बताऊं मैं क्या प्लीज है। आप मुझे सुन नहीं रही है कि सिर्फ अपना प्लीज भेज रही हैं। गोथिक नावल, गोथिक नावल को ही मिस्ट्री नावल के फॉर्म के रूप में भी जाना जाता है, या इसी को जो है हॉरर नॉवेल्स भी कहा जाता है। मिस्ट्री नॉवेल्स इसे कहा जाता है, हॉरर नॉवेल इसको कहा जाता है, या इसी को टेरर नॉवेल्स भी कहा जाता है। राइट, हॉरर नॉवेल्स भी कहा जाता है, टेरर नॉवेल भी कहा जाता है। ये अलग अलग नेम्स हैं नॉवेल्स के, जिनको गोथिक नॉवेल के नेम से पॉपुलरली जाना जाता है। गोथिक नॉवेल का मतलब क्या होता है? वैसे गोथिक जो है एक मेडिवल आर्किटेक्चर हुआ करता था बिल्डिंग का, और बड़े बड़े कासल्स होते थे, जर्मन स्टाइल होती थी बिल्डिंग की, उसी को गोथिक बिल्डिंग्स कहा जाता था। और ऐसी नॉवेल्स जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स में जो है सेट होती हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में सेट होती हैं, और वहां पर कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, इसमें भूत होते हैं, जिसमें चुड़ैल होती है, जिसको आप कहते हो। क्लियर, उन्हीं को गोथिक कहा जाता है। राइट, द गोथिक नॉवेल्स आर द नॉवेल ऑफ मिस्ट्री एंड टेरर वाज इनिशिएटेड बाय
होरास वेलपोल। होरेस वेलपोल को फादर ऑफ गोथिक नॉवेल्स कहा जाता है और इनकी नॉवेल जो थी उसका नाम था द कासल ऑफ ओटरेंटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, इस नॉवेल का नाम द कासल ऑफ ओटरेंटो। द कासल ऑफ ओटरेंटो 1764 में पब्लिश हुई थी। होरेस वेलपोल की नॉवेल थी और इन्हीं को फादर ऑफ गोथिक नॉवेल्स कहा जाता है। सर आप बताए थे जी, मैंने बताया था तब तो फिर ठीक है, फिर कुछ बताने की जरूरत नहीं है। होरेस वेलपोल की नॉवेल कासल ऑफ ओटरेंटो ये 1764 में पब्लिश हुई थी और इसको फर्स्ट गोथिक नॉवेल कहा जाता है और यहीं से गोथिक रोमांस की शुरुआत होती है। और गोथिक रोमांस जो होते हैं दे आर सेट इन अ पर्टिकुलर बिल्डिंग surrounded by supernatural creatures, supernatural elements, having some जो है very imaginative incidents, imaginative story, right? ये होता है द कासल ऑफ ओटरेंटो जो है, it is haunted by the gigantic ghost of Alfonso who had been murdered and whose realm had been usurped by the grandfather of Manfred who is the prince of Otranto इन द स्टोरी, राइट? तो मार दिया जाता है और मैनफ्रेड जो स्टोरी का हीरो है उसके ग्रैंडफादर ने और फिर अल्फोंसो का घोस्ट आकर के उसी बिल्डिंग में रहने लगता है एंड ही कीप्स ऑन वार्निंग एंड टॉर्चरिंग द इनहैबिटेंट्स, राइट? ये भविष्यवाणी हुई थी कि द लास्ट मेल जनरेशन जो है मैनफ्रेड के वहीं तक उसकी वंशावली चलेगी, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। तो अंत में जो है वही होता भी है और पूरे के पूरे नॉवेल्स में सबके सब खत्म ही हो जाते हैं ऑलमोस्ट। नहीं खुशबू जी, आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कासल ऑफ ओटरेंटो पहली जो है नॉवेल थी और उसके बाद एक और नॉवेल आई क्लारा रीव की और क्लारा रीव की नॉवेल का नाम था द ओल्ड इंग्लिश बैरन। क्लारा रीव नॉवेल का नाम था द ओल्ड इंग्लिश बैरन। और द ओल्ड इंग्लिश बैरन वाज रिटन इन इमिटेशन ऑफ होरेस वेलपोल्स द कासल ऑफ ओटरेंटो और इसको उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था आज है क्लारा रीव ने कि मैंने अपनी नॉवेल उसी नॉवेल पर द कासल ऑफ ओटरेंटो पर बेस की है। और उसके बाद एक और जो है फीमेल नॉवेलिस्ट ही थी और उस फीमेल नॉवेलिस्ट का नाम था मिसेस एनी रैडक्लिफ। मिसेस एनी रैडक्लिफ ये भी गोथिक नॉवेलिस्ट थी और इनकी नॉवेल का नाम था, क्या नाम था? ये बहुत पॉपुलर इनकी एक नॉवेल है और उसका नाम था द मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो। द मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो। और फिर एक और नॉवेलिस्ट जिसकी नॉवेल का नाम था मॉन्क और उसको मॉन्क के नॉवेल का नाम है ये और इसके वजह से उसको मॉन्क लुइस कहा जाने लगा, राइट? मॉन्क लुइस कहा जाने लगा, यद्यपि उसका नाम मॉन्क लुइस नहीं था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मैथ्यू ग्रेगरी लुइस, राइट? मैथ्यू ग्रेगरी लुइस नाम था। और उसकी नॉवेल थी मॉन्क। मॉन्क इतना फेमस हुई, इतना पॉपुलर हुई कि उसके वजह से इसको मॉन्क लुइस कहा जाना शुरू कर दिया गया, मॉन्क लुइस। और
अगर मॉन्क लुइस की स्टोरी की हम बात करें, 1795 में द मॉन्क पब्लिश हुई थी, और इसमें एक कैरेक्टर होता है, नेम होता है उसका अम्ब्रोसियो. द सेंटली अबाउट ऑफ अ स्पेनिश मोनेस्ट्री is seduced by the beautiful, fiendish and fiery passioned Matilda, who has entered his monastery disguised as a boy. Right? Matilda एक बॉय के रूप में उसके मोनास्ट्री में एंटर कर जाती है, एंड देन सीड्यूस अम्ब्रोसियो. राइट, उसको सीड्यूस करती है. मतलब द स्टोरी जो है इट इज टोटली सेट इनसाइड अ चर्च, इसीलिए वहां का जो मॉन्क होता है उसका नाम है अम्ब्रोसियो, and he was seduced by Matilda, who comes in disguise. Right, disguise में बॉय के ड्रेस में वो आ जाती है. Good evening sir, you teach really well. Hopefully with your blessings we will clear the exam. Devyani ji, thank you very much. Definitely you will get through the examination. Sir, please tell, have you covered Khushwant Singh and K.N. Daruwala in your earlier videos? No Khushbu Bharadwaj, K.N. दारूवाला और खुशवंत सिंह मैंने कवर किया है शायद, और नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. और दूसरी बात है कि जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इंडियन राइटिंग्स पर तो इन सबको मैं उसमें कवर करा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए. ठीक है, ऑब्जेक्टिव में मैं इन सबको आपको क्लियर करा दूंगा, बिल्कुल ये गारंटी है हमारी. बट अभी एग्जाम है और पैनिक ना क्रिएट करिए, मैं थोड़ा सा बिजी हूं अभी, और as early as I get freedom, definitely I will come to you with all the questions and answers, and fixed time के साथ भी आऊंगा. क्लियर? तो क्या बता रहा था, मटिल्डा की स्टोरी. Thus debauched he is launched on his monastery. जी हाँ, he is launched a career of lust in which he is assisted by the sorceries of Matilda. Falling in love with the girl, penitent, he pursues her with magic and eventually kills her to escape detection. He is caught, tried and tortured by the Inquisition and sentenced to be burned to death. Right? Matilda gave him a book of magic which enables him to call up Lucifer. To him he sells his soul in exchange for liberty. Means the novel was sometimes inspired from Christopher Marlowe's play Faustus. Right? डॉक्टर फास्टस से बेस्ड थी. यहाँ पर जो ये अम्ब्रोसियो होता है ये अपनी सोल बेच देता है, किस लिए? लिबर्टी के लिए, कि उसको लिबर्टी मिल जाए, स्वतंत्रता मिल जाए. मतलब पूरी तरीके से जो है क्या है, वो पूरी तरीके से किस पर बेस्ड है? मैजिक पर, सुपरस्टिशंस पर और सुपरनेचुरल कैरेक्टर्स पर. क्लियर है? चलिए, तो और इसीलिए नावल का नाम था जो है मॉन्क. और एक और नावल आई थी जो एक और यंगस्टर ने ही लिखी थी, और उसका नाम था विलियम वेकफोर्ड. और उसने, खैर ये नावल जब गोथिक नावल इनकी आई थी लुइस मॉन्क की जिसको आप कह रहे हो, तो द नावल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज जस्ट 20 इयर्स ओल्ड. और उसके बाद विलियम वेकफोर्ड की एक नावल आई, और वो तब आई जब वो सिर्फ 22 इयर्स के थे. विलियम वेकफोर्ड, और इनकी नावल का नाम था वाथिक. राइट, अब देखिए इनमें से आपके पेपर में एक क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है गोथिक नावल पर, कि गोथिक नावल की पहले नावलिस्ट कौन है, या द कासल ऑफ ओटरेंटो किसने लिखा है, एक ये. और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन अगर बनाएगा तो ये पूछेगा कि इनमें से कौन ऐसा है जो गोथिक नावलिस्ट नहीं है. और यहीं पर एक पॉइंट और जान लीजिए कि जेन ऑस्टिन ने एक नावल लिखी थी, नाम था नॉर्थेंजर एबी. और नॉर्थेंजर एबी में जेन ऑस्टिन ने गोथिक नावल को सटायर किया है, गोथिक नावल पर क्रिटिसिज्म किया है. किस नावल में, ये जानिए रहिएगा. उस नावल का नाम था नॉर्थेंजर एबी. राइट, नॉर्थेंजर एबी में जेन ऑस्टिन सटराइज्ड द गोथिक नावल. गोथिक नावल को सटराइज्ड किया है जेन ऑस्टिन ने. कहां पर सटराइज किया है? नॉर्थेंजर एबी में. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से.
नहीं कोमल, आई डोंट प्रोवाइड MCQs फॉर प्रैक्टिस, आई विल कम विद यू, आई विल कम टू यू विद MCQs, राइट। सो उस पर आप जो है टेंशन ना लीजिए, आप अपना काम करते रहिए। जो अभी आपके पास प्रैक्टिस सेट्स हैं, मैं अपने प्रैक्टिस सेट के साथ आपके साथ स्क्रीन पर आऊंगा और फिर हम क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। गोथिक नावल के बाद कुछ और पॉइंट्स, कुछ और इंपॉर्टेंट राइटर्स इस एज के हैं, उनकी बात कर लेते हैं। एक राइटर है जिसका नाम था विलियम गॉडविन। विलियम गॉडविन अनीता जी, गोथिक नावल को सटायर किया था जेन ऑस्टिन ने अपने नावल नॉर्थएंजर एबी में। विलियम गॉडविन हस्बैंड थे मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट के। मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट के हस्बैंड थे विलियम गॉडविन। विलियम गॉडविन एक रेडिकल फिलोसोफर थे। विलियम गॉडविन रेडिकल फिलोसोफर थे और मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट जो है ये एक फेमिनिस्ट थी और इन दोनों की डॉटर थी जिसका नाम था मैरी गॉडविन। मैरी गॉडविन टीएस जो है पीबी शैली के साथ इलोप कर गई थी, घर से चली गई थी और फिर इनका नाम हो गया मैरी गॉडविन का मैरी शैली, राइट। मैरी गॉडविन से ये हो गई मैरी शैली। विलियम गॉडविन एक पॉलिटिकल रेडिकल फिलोसोफर थे और उनकी एक नॉवेल आई थी, उसका नाम था कैलेब विलियम्स। कैलेब विलियम्स नाम था नॉवेल का। और किसकी नॉवेल थी कैलेब विलियम्स? कैलेब विलियम्स नॉवेल थी गॉडविन की। द ओनली नॉवेल ऑफ विलियम गॉडविन दैट इज ऑफ सम सिग्निफिकेंस इज कैलेब विलियम्स। इसका जो प्रोटैगनिस्ट होता है, नाम होता है उसका फॉकलैंड, एक नोबल माइंडेड जेंटलमैन होता है and he is publicly insulted by a cruel and rascally squire who is soon after found murdered. Falkland, who has committed the murder, keeps silent while two innocent persons are hanged. Caleb Williams, a youth of humble birth who is secretary to Falkland, comes to know of his master's guilt, and though he takes an oath of secrecy, he becomes the object of constant suspicion. Finding his situation intolerable, he escapes, but is relentlessly pursued by Falkland, who ultimately lands him in prison on a charge of theft. Driven to desperation, William discloses the whole truth and Falkland dies of shame. ये कैलेब विलियम्स की स्टोरी थी और आप इसकी सबटाइटल एक बार जाकर के देखिएगा, उस पर भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि कैलेब विलियम्स की सबटाइटल क्या है। मैं भी आपसे क्वेश्चन इस पर पूछूंगा, आप इसको ढूंढ करके रखिएगा। क्लियर? ये रेडिकल स्कूल के थे। मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट जो थी वो फेमिनिस्ट थी और उनका एक बहुत महत्वपूर्ण एसे आपने पढ़ा होगा अपने मास्टर्स में, अगर एमए किया होगा, द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन, राइट, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन। और ये ऐसे जो है 1792 में पब्लिश हुआ था, जहां पर उन्होंने विमेन के वकालत की थी, महिलाओं की जो है
अधिकार की, उनके राइट्स की बात की थी, उनको एजुकेशन देने की बात किया था मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट ने। विंडिकेशन का मतलब होता है जस्टिफिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन। वैसे उनका एक एसे और भी था, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन भी, बट दिस एसे इज मोर इंपॉर्टेंट। और मैरी गॉडविन जो मैरी शैली बनी, तो एक नावल मैरी शैली की भी आई थी और उस नावल का नाम था फ्रैंकेस्टीन और द मॉडर्न प्रोमीथियस। फ्रैंकेस्टीन और मॉडर्न प्रोमीथियस। मॉडर्न प्रोमीथियस और फ्रैंकेस्टीन उस नावल का नाम था जो मैरी शैली ने लिखा था, और ये भी एक गोथिक नावल थी, राइट। तो ये फादर, डॉटर, मदर, हस्बैंड, सब कोई जो है राइटर ही है, सब कोई लिटरेरी फ्रैटर्निटी से ही बिलोंग करता था मैरी शैली के। क्लियर। और ये वही विलियम गॉडविन थे जो एक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बनाए गए थे, और इन्होंने ही चार्ल्स लैम्ब से रिक्वेस्ट किया था कि वो शेक्सपियर के प्लेस को स्टोरी फॉर्म में कर दें, और फिर शेक्सपियर के प्लेस को स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। किसने? चार्ल्स लैम्ब और उनकी सिस्टर मैरी लैम्ब ने, और उसका नाम रखा टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, राइट। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर उसका नाम रखा चार्ल्स लैम्ब ने। 1807 में 1807 में उसका पब्लिकेशन हुआ था। क्लियर। तो ये सारी चीजें हो गई 18th सेंचुरी के बारे में। और 18th सेंचुरी के बाद जो है, अब जो सेंचुरी आती है उस सेंचुरी का नाम है 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी दो पार्ट में डिवाइड होती है, और दो पार्ट में, एक पार्ट में है रोमांटिक एज और दूसरे पार्ट में है विक्टोरियन एज। रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज इसमें है। रोमांटिक एज की आपको शैली, वर्ड्सवर्थ और कीट्स, चार्ल्स लैम्ब, इनकी वीडियोस मिल चुकी हैं। बाकी बात रही कुछ और भी पोएट्स हैं, जैसे कि कॉलरिज हैं, जैसे कि बायरन हैं, राइट, जैसे कि रॉबर्ट सदे हैं, इनकी वीडियोस आपके पास नहीं है। मैं नेक्स्ट क्लास जो है वो रोमांटिक पोएट्री पर लूंगा, और फिर इन सबको कवर करने की कोशिश उसी में की जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड। डोंट टेक टेंशन, वर्क हार्ड, आई एम हियर विद यू, डोंट क्रिएट पैनिक, keep on working hard, keep on focusing on your target very strictly. जी, things as they are the adventures of Caleb Williams. जी मानसी खत्री, you have searched the answer on Google engine and you are right. Clear। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कल फिर शाम को 5 बजे ही, और फिर रोमांटिक एज के पोएट्स जो वीडियोस में आपके नहीं है, खासकर कॉलरिज और लॉर्ड बायरन के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।